जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरल जीएस पर, जहां पर मैं अमित सर आप सभी के लिए लेकर के आया हूं कक्षा 10वीं की सोशल साइंस। जी हां, सोशल साइंस का जो हमारा एक अंग है जिसमें हम सिविक्स को यानी कि नागरिक शास्त्र को पढ़ते हैं। तो आज की इस पहली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नागरिक शास्त्र का जो हमारा पहला चैप्टर है, सत्ता की साझेदारी। आखिर सत्ता की साझेदारी का क्या मतलब होता है, साथ ही साथ हम समझेंगे कि वर्तमान समय में या फिर किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सत्ता की साझेदारी की क्या अहमियत हो सकती है, आखिर सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। हाँ, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आप भी किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, साथ ही साथ अगर आप अपनी स्कूलिंग कर रहे हैं, विशेषकर अगर आप 10वीं कक्षा के छात्र हैं, तो हमारा आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर आपको मिलने वाले हैं। तो जल्द से जल्द आप हमारे साथ जुड़ जाइए और सरल जीएस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी जो सभी आने वाली महत्वपूर्ण वीडियोज हैं वो आप सभी तक एकदम आसानी से पहुंच सके। तो आज की अपनी पहली वीडियो में जो है वो हम कक्षा 10वीं के सोशल साइंस, जिसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है हमारा सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र। तो आज की पहली क्लास में हम लोग नागरिक शास्त्र का जो हमारा पहला चैप्टर है वो है सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के इस वीडियो में सत्ता की साझेदारी वाली क्लास में हमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे कि जो आज का हमारा पहला टॉपिक होने वाला है वो है सत्ता की साझेदारी। सबसे पहले हम सत्ता की साझेदारी को थोड़ा संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि बेल्जियम का समाज जो है वो भाषाई आधार पर किस प्रकार से विभाजित है, आखिर कौन कौन से भाषाई समूह हैं जो कि वहाँ पे निवास करते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि इस प्रकार की विविधता के आधार पे बेल्जियम जो है किस प्रकार की समझदारी भरे कदम जो है वो उठाता है और किस प्रकार की जो संविधान संशोधनों में प्रावधान जो है अपने शामिल करता है। और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि श्रीलंका का जो बहुसंख्यकवाद है, आखिर वो किस प्रकार से श्रीलंका में गृह युद्ध को जन्म देता है, गृह युद्ध जैसी परिस्थितियां जो है उत्पन्न करने में योगदान करता है। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि सत्ता की साझेदारी जो है आखिर उसकी आवश्यकता हमें क्यों है, सत्ता की साझेदारी का क्या महत्व होता है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि सत्ता की साझेदारी के जो अलग अलग रूप हैं वर्तमान समय में जो कि देखे जाते हैं, जिसके आधार पर कहीं कहीं सत्ता का जो विभाजन है वो किया जाता है, जिसमें हमारा क्षैतिज वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण और भी बहुत सारे सामाजिक वितरण और दबाव समूह वाले जो हैं वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो वर्तमान समय में अगर देखा जाए, अगर किसी भी देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में वहाँ की सरकार की जो शक्तियां होती हैं वो उसके किसी भी एक अंग के पास सीमित ना होकर के उससे संबंधित जितनी भी इकाइयां या फिर सरकार के जितने भी अंग होते हैं उन सभी के मध्य सत्ता को विभाजित कर दिया जाता है। तो इसी को दोस्तों सत्ता की साझेदारी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सत्ता की साझेदारी को विस्तार से समझने से पहले सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों होगी, आइए अब हम सबसे पहले समझते हैं अपने पहले उदाहरण को, जिसमें हम देखते हैं कि बेल्जियम के समाज की जो जातीय बुनावट है वो किस प्रकार से है। आखिर बेल्जियम ने अपने यहाँ की जो भाषा के आधार पर जो विभाजन था उसको किस प्रकार से समझदारी भरे कदम उठा करके किस तरीके से अपने देश में सत्ता की साझेदारी का एक आदर्श रूप स्थापित करता है, उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्रश्न हमारा पूछेगा वो है बेल्जियम के समाज की जातीय बुनावट जो है वो किस प्रकार से थी, उसके बारे में स्पष्ट रूप से बताइए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बेल्जियम देश था वह एक यूरोपीय देश है, यूरोप का एक छोटा सा देश है जो कि भारत के राज्य हरियाणा से भी छोटा है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो बेल्जियम देश है, बेल्जियम की जो सीमाएं हैं वो उसके पड़ोसी देश जिससे कि फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और जो लक्समबर्ग है उसके साथ लगती हैं यानी कि जुड़ती हैं। साथ ही साथ जो बेल्जियम देश की कुल आबादी है लगभग 1 करोड़ के आसपास है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वह भारत के राज्य हरियाणा के कुल आबादी की लगभग आधी ही मानी जाती है।
अब बात करते हैं हम बेल्जियम के समाज जो जाति बुनावट थी उसके बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बेल्जियम की कुल आबादी है उसमें से लगभग 59% हिस्सा ऐसा है जो कि केवल डच भाषा बोलता है और वो बेल्जियम के फ्लेमिश इलाके में रहता है। बाकी के जो 40% लोग हैं वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं जो कि वहाँ के वैलोनिया क्षेत्र में निवास करते हैं, और शेष 1% लोग जो हैं वो जर्मन भाषा बोलते हैं। यानी कि इससे ये बात स्पष्ट होती है कि जो बेल्जियम देश है वहाँ पे 3 प्रकार के भाषाई समुदाय जो हैं वो प्रमुख रूप से पाए जाते थे, जिसमें पहला था डच जो कि बहुसंख्यक आबादी वाला था, दूसरा था 40% जो कि फ्रेंच आबादी यानी कि वो अल्पसंख्यक आबादी वाले हिस्से थे। शेष 1% लोग जो बाकी थे वो जर्मन भाषा जो थे वो वहाँ पे बोलते थे। अब हम बात करते हैं कि जो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। तो बेल्जियम की राजधानी जो ब्रुसेल्स है दोस्तों, वो पूरे बेल्जियम के हिसाब से देखा जाए तो एकदम उसकी विपरीत स्थिति यहाँ पे पाई जाती है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, तो इसको समझते हैं कि जो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, वहाँ पे लगभग 80% लोग ऐसे हैं जो कि फ्रेंच भाषा बोलते हैं, और शेष जो 20% लोग हैं वो डच भाषी लोग जो हैं वो वहाँ पे रहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स है वहाँ पे जितनी जनसंख्या रहती है उसमें से कुल जनसंख्या जो है 80% रहती है, बाकी के 20% लोग जो है वो डच भाषा बोलते हैं। ठीक यह स्थिति जो है पूरे बेल्जियम की स्थिति से देखी जाए तो एकदम उलट है। क्यों? क्योंकि जो पूरे बेल्जियम की स्थिति से देखा जाए तो वहाँ पे जो बहुसंख्यक आबादी थी वो डचों की थी, जबकि बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में जो बहुसंख्यक आबादी है वो फ्रेंच लोगों की है। जबकि जो पूरे बेल्जियम की स्थिति से देखा जाए तो जो अल्पसंख्यक आबादी थी वो फ्रेंच की थी 40%, जबकि जो 20% आबादी जो कि ब्रसेल्स में रहती है उसमें अल्पसंख्यक जो है वो डच कहलाते हैं। इस तरीके से दोनों स्थितियां एक दूसरे की जो है वो विपरीत पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, जिसमें ये कहा गया है कि जो बेल्जियम देश है वहाँ पे जो अल्पसंख्यक लोग रहते हैं पूरे बेल्जियम की दृष्टि से, जो अल्पसंख्यक लोग रहते हैं जो कि फ्रेंच भाषी लोग हैं, जिनकी आबादी कुल आबादी में 40% थी। ये इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं बेल्जियम में बहुसंख्यक आबादी यानी कि डच भाषा बोलने वाले लोगों की तुलना में ज्यादा समृद्ध और ताकतवर जो है वो माने जाते थे। अब इसके कारण क्या होता था कि कभी कभी जो है क्या काम से डच भाषी लोग जो है बहुमत में होने के कारण, बहुसंख्यक होने के कारण जो है कहीं कहीं अपनी धौर जमाते थे अल्पसंख्यक यानी कि फ्रेंच भाषी लोगों पर। ठीक इसके उल्टा अगर देखा जाए तो जो बेल्जियम की राजधानी थी ब्रसेल्स, वहाँ पे जो फ्रेंच भाषी लोग थे क्योंकि बहुसंख्यक आबादी थी, वो लोग जो है कहीं कहीं डच भाषी लोगों पर जो है अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास करते थे। इस कारण से आए दिन कहीं कहीं जो बेल्जियम देश है वहाँ पे आए दिन दोनों प्रमुख समुदायों के बीच जो है कहीं कहीं आपसी टकराव, सामाजिक भेदभाव, हिंसक प्रवृत्ति के आंदोलन जो है वो आए दिन देखने को पाए जाते थे। जिसके कारण क्या होता था कि वहाँ पे जो बेल्जियम देश की एकता और अखंडता है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, कहीं कहीं वह भी एक खतरे जैसी स्थिति में पड़ जाती थी। तो इस चीज को देखते हुए कहीं कहीं जो बेल्जियम की सरकार है उसने अपने जो है कहीं कहीं जो क्षेत्रीय अंतर पाए जाते थे और सांस्कृतिक विविधता जो थी उस चीज को देखते हुए उन्होंने इन सारी चीजों को स्वीकार किया, और फिर क्या काम से एक बेहतर जो बोल सकते हैं निर्णय जो बेल्जियम देश के लिए लिया जा सकता था, वहाँ के लोगों के लिए लिया जा सकता था, उस मामले में बहुत ही समझदारी भरा कदम जो है वहाँ की सरकार ने उठाया। तो आगे की वीडियो में हम यह समझेंगे कि बेल्जियम जो है किस प्रकार की चीजें जो है लोगों की बेहतरी के लिए, अपने देश की बेहतरी के लिए किस प्रकार से समझदारी भरे कदम जो है वो उठाता है। तो अब हम देखते हैं कि बेल्जियम ने अपने यहाँ पे सामाजिक टकराव की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार से समझदारी भरे कदम जो है वो वहाँ की सरकार ने उठाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बेल्जियम ने या वहाँ की सरकार थी उन्होंने अपने यहाँ की जो क्षेत्रीय अंतर थे जो कि भाषा के आधार पर जो कम ज़्यादा बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक आबादी वाले जो क्षेत्र थे वहाँ के अंतरों को और सांस्कृतिक विविधताओं को
जो है उन्होंने स्वीकृति दी, यानी सभी को समान रूप से अधिकार दिए, उन्हें अपनाया, संवैधानिक रूप से जो है कहीं कहीं उन्हें मान्यता प्रदान की। उसी के साथ क्या हुआ कि वहां की सरकार ने 1970 से 1993 के दौरान जो है वहां के संविधान में 4 बहुत ही महत्वपूर्ण जो संविधान संशोधन करके 4 महत्वपूर्ण सुधार किए, जिससे कि वहां की जो कुल आबादी थी, चाहे वो बहुसंख्यक आबादी डच की हो या फिर अल्पसंख्यकों में जो फ्रेंच और जर्मन भाषी लोग आते थे वो लोग शामिल हो, तो हर प्रकार के भाषाई लोगों को जो है कहीं कहीं उन्होंने इस प्रकार से संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से अधिकार और शक्तियां दी, जिससे कि सभी जो है आपस में मिलजुल करके रह सके, उनके मध्य किसी भी प्रकार का जो टकराव है वो जन्म न ले, जिससे कि वो टकराव आगे चल के देश की एकता और सुरक्षा के लिए खतरा न बन पाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वहाँ की सरकार ने जो 4 प्रमुख संवैधानिक सुधार किए थे, आखिर वो कौन कौन से थे। उन 4 प्रमुख संवैधानिक सुधारों में जो सबसे पहला संवैधानिक संशोधन था उसमें हम देखते हैं वो क्या था। तो वो पहला संवैधानिक संशोधन ये था जिसमें कहा गया कि जो केंद्रीय सरकार है उसमें जो डच भाषी लोग हैं और जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं, उनमें दोनों भाषा बोलने वाले मंत्रियों की जो संख्या होगी वो समान होगी। अब समान संख्या होने के कारण आखिर ये वाला जो संवैधानिक संशोधन है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। तो आप जरा सोच के देखिए, अगर किसी भी देश की संख्या में जहाँ पे बहुसंख्यक आबादी ज्यादा है, अल्पसंख्यकों की आबादी कम है, अगर यहाँ पे एक जनसंख्या का ज्यादा मंत्री या ज्यादा प्रतिनिधित्व जो है वहाँ की सरकार में या संसद में रहेगा, तो इससे क्या होगा कि जो भी अल्पसंख्यक वाले जो जनसंख्या होंगी या अल्पसंख्यक समुदाय के जो मंत्री होंगे या लोग होंगे, कहीं कहीं उनका प्रतिनिधित्व जो है सरकार में कम हो जाएगा। इसके कारण कहीं कहीं जो बहुसंख्यक आबादी वाली सरकार होगी, बहुसंख्या के बल पर कहीं कहीं जो कुछ ऐसे नियम कानून जो है वो बना सकती है, जिससे कि कहीं कहीं केवल अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाएगी, अल्पसंख्यकों के जो अधिकार है वो छीने जाएंगे। इस तरीके से कहीं कहीं जो तानाशाही वाले जो बोल सकते हैं जो संतुलित नियम कानून व्यवस्था जो है ये अधिकार से जुड़े मामले हों, प्राथमिकताओं से जुड़े हों, वो केवल बहुसंख्यक आबादी के पक्ष में जो है वो ज्यादातर हितकारी साबित होंगे। इस वजह से ये प्रावधान बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच दोनों भाषा बोलने वाले मंत्रियों की संख्या समान रहेगी, तो इससे कहीं कहीं जो दोनों भाषाओं का जब मंत्री या प्रतिनिधित्व तो समान होगा सरकार में, तो ऐसे नियम कानून नहीं बन पाएंगे जो कि केवल एक पक्ष के लिए लाभकारी हो, दूसरे के लिए जो है कहीं कहीं वो उनकी अवहेलना करते हो। इस तरीके का जो नियम कानून है कह सकते हैं कि नहीं बन पाएगा। तो समान प्रतिनिधित्व होने के कारण जो है कहीं कहीं ऐसे नियम कानून बनेंगे जिस पर दोनों के समान हित हो, सभी को समानता का अधिकार मिले, समान नियम कानून हो, समान व्यवस्था जो है सभी के लिए बेहतर ढंग से स्थापित हो पाए। इस तरीके से ये जो पहला संविधान संशोधन वहां पे किया गया कि जो डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन जो है वो किया गया था। ठीक है, आइए अब हम समझते हैं दूसरे संविधान संशोधन को। तो दूसरे संविधान संशोधन के माध्यम से ये कहा गया कि जो वहाँ की केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार की शक्तियां जो हैं, जो कि वहाँ पे केवल केंद्र सरकार स्थापित थी, क्षेत्रीय सरकारें नहीं हुआ करती। तो जब 1970 से 93 के बीच दूसरा संविधान संशोधन किया गया, उसके माध्यम से जो केंद्र सरकार की शक्तियां थी वो कहीं कहीं जो क्षेत्रीय सरकारें थी, जिसे हम लोग राज्य सरकार के नाम से भी जानते हैं, उन सरकारों को कहीं कहीं कुछ अधिकार, कुछ निर्णय लेने के अधिकार, कुछ शक्तियां जो है कहीं कहीं उन्हें भी दे दी गई, यानी कि क्षेत्रीय सरकारों या राज्य सरकारों के बीच जो है केंद्र सरकार की शक्तियों का बंटवारा किया जाने लगा। अब हमने शुरू में ही देखा था कि सत्ता की साझेदारी एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जहाँ पे कहीं कहीं सभी लोगों का समान प्रतिनिधित्व हो, शक्तियों का बंटवारा किसी एक शक्ति या एक केंद्र के पास न होकर के उससे जुड़ी जो इकाइयां होती हैं या राज्य सरकारें या क्षेत्रीय सरकारें होती हैं उनको भी दे दी जाती हैं। तो इस तरीके से कहीं कहीं बेल्जियम ने
दूसरे संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जो सत्ता की साझेदारी का एक आदर्श रूप है, कहीं कहीं उसे अपनाने की कोशिश जो है इस दूसरे संविधान संशोधन के माध्यम से वो उसने शुरू कर दी है। तो आइए अब हम समझते हैं कि जो तीसरा संविधान संशोधन है वो क्या है। जो तीसरे संविधान संशोधन के माध्यम से ये कहा गया कि जो वहाँ की राजधानी है बेल्जियम की ब्रुसेल्स, वहाँ पे एक अलग सरकार होगी जिसमें कहीं कहीं जो दोनों समुदाय होंगे, फ्रेंच और डच भाषी, उनका जो है समान प्रतिनिधित्व होगा। वहाँ पे भी कहीं कहीं क्योंकि जो बहुसंख्यक आबादी थी फ्रेंच की और अल्पसंख्यक डच की, उनके बीच भी आए दिन टकराव देखे जाते थे। इसलिए कहीं कहीं जो बेल्जियम की राजधानी थी ब्रुसेल्स, वहाँ पे भी एक ऐसी संतुलित सरकार का गठन किया गया जिसमें कहीं कहीं डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या, उनका प्रतिनिधित्व जो है वो समान रूप से दोनों का शामिल हो। इसलिए ये कहा गया कि जो ब्रुसेल्स है वहाँ पे फ्रेंच भाषी लोगों ने, जबकि केंद्र में डच भाषी लोगों ने समान प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया। इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि जो बेल्जियम था दोस्तों, वहाँ पे जो अल्पसंख्यक आबादी थी वो किसकी थी? डचों की थी। जबकि जो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, वहाँ पे बहुसंख्यक आबादी किसकी थी? वो फ्रेंच की थी। यानी कि जो पूरे बेल्जियम में बहुसंख्यक लोग थे वो डच थे। उन्होंने केंद्रीय सरकार में कहीं कहीं जो अल्पसंख्यक थे डचों का प्रतिनिधित्व था उसको समान रूप से स्वीकार किया, और इसके विपरीत जो है कहीं कहीं जो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स थी, वहाँ पे जो बहुसंख्यक आबादी थी जो कि फ्रेंच थी, उन्होंने वहाँ पे जो अल्पसंख्यक आबादी डचों का जो समान प्रतिनिधित्व था उसको स्वीकार किया। तो इस तरीके से कहीं कहीं बेल्जियम की राजधानी में भी एक समता मूलक जो है सरकार की स्थापना की ओर जो है कदम बढ़ाए गए। ठीक इस तरीके से कहीं कहीं जब सभी के लिए समान प्रतिनिधित्व का जो है प्रावधान किया गया, तो कहीं कहीं जो आपसी टकराव थे वो उनकी कमी होती गई। उस प्रकार के टकराव जो है वो अब नहीं दिखाई देते। ठीक, तो अब हम समझते हैं कि चौथा संविधान संशोधन था वो क्यों महत्वपूर्ण था। तो उसमें यह हुआ कि जो स्थानीय स्तर पे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हर प्रकार के भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पे डच भाषी लोग भी रहते थे, फ्रेंच भी रहते थे और कुछ जर्मन भी। तो वहाँ पे आखिर किस प्रकार से स्थितियों को नियंत्रित किया जाए, इसके लिए कुछ एक अलग प्रावधान किया गया जो कि संविधान में चौथा संविधान संशोधन जो है वो किया गया था। उसके माध्यम से ये कहा गया कि जो बेल्जियम है वहाँ की जो स्थानीय स्तर है वहाँ पे एक सामुदायिक सरकार, यानी कि जैसे अपने यहाँ पे पंचायती राज जो प्रधानी वाला चुनाव होता है उस तरीके का चुनाव जो है होता है, उसके द्वारा जो सरकार चुनी जाती है उसे जो कहते हैं सामुदायिक सरकार। तो स्थानीय स्तर पे एक सामुदायिक सरकार का चुनाव किया गया, गठन किया गया। फिर ये कहा गया कि जो स्थानीय स्तर पे सामुदायिक सरकार होगी उसका जो गठन है वो किसी भी क्षेत्रीय या फिर वहाँ पे रहने वाले जो भाषी लोग होंगे, चाहे वो डच रहते हों, अगर डच रहते हैं तो वो अपने एक प्रतिनिधित्व को चुनेंगे। साथ ही साथ अगर फ्रेंच लोग रहते हैं तो वो अपने एक प्रतिनिधि को चुन करके वहाँ की सामुदायिक सरकार का जो है गठन वो वहाँ पे करेंगे। इससे क्या होगा कि जो स्थानीय स्तर पे भी अलग अलग भाषाई समूहों के बीच जो टकराव उत्पन्न होते थे कहीं कहीं उसे नियंत्रित किया जा सकेगा, और साथ ही साथ जो उनकी समस्याएं हैं, उनके विकास के जो लक्ष्य हैं वो भी कहीं कहीं धीरे धीरे सामुदायिक सरकार के माध्यम से क्षेत्रीय सरकार तक, फिर वहां से कहीं कहीं जो राष्ट्रीय स्तर की सरकार है वहां तक उनके मुद्दे समझ पहुंच पाएंगे, जिससे कहीं कहीं उनका भी विकास जो है वो तीव्र गति से सुनिश्चित हो पाएगा। तो इस तरीके से जो बेल्जियम ने अपने यहाँ पे समझदारी भरे कदम उठाए और उसने सभी के समान कहीं कहीं समान प्रतिनिधित्व को स्वीकार करते हुए सभी को समान अधिकार दिए, सभी को समान अवसर दिए, सभी को समान शक्तियां दी, जिससे कि कहीं कहीं जो उनके आपसी मतभेदों के चलते जो टकराव उत्पन्न होते थे कहीं कहीं उससे जो राष्ट्रीय एकता खंडित होती थी उसको नियंत्रित किया गया। अब आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो बेल्जियम है वो आज के समय में दुनिया भर के जो बहुत ही समृद्ध देश है जिसे विकसित देश कहा जाता है उन देशों में शामिल है। तो आइए अब हम आगे समझते हैं
कि श्रीलंका की जाति समूह जो है, यानी श्रीलंका में जो भी भाषाई आधार पर जो विभाजन हुआ है वो कौन कौन से समूह हैं जो कि वहाँ के प्रमुख निवासी हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो श्रीलंका है वो एक द्वीपीय देश है, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे। श्रीलंका एक द्वीप समूह है जो कि भारत के दक्षिण दिशा में समुद्र में स्थित है। हम देखते हैं कि श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ दूरी पर जो है वो स्थित है। साथ ही साथ जो श्रीलंका की जो कुल आबादी है वो लगभग 2 करोड़ के आसपास है, यानी कि हम कह सकते हैं जो श्रीलंका की आबादी है वो हमारे भारत का जो राज्य है हरियाणा उसकी आबादी के बराबर है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि श्रीलंका में जो सबसे प्रमुख जातीय समूह है उसमें जो है वो सिंहली जो है वो बहुसंख्यक आबादी में निवास करते हैं, जिनका कुल आबादी में जो हिस्सा है या फिर उनका प्रतिशत है वो 74% है, यानी कुल आबादी में 74% लोग ऐसे हैं जो कि सिंहली समुदाय से आते हैं या फिर उसमें निवास करते हैं। बाकी के जो 18% हैं उसमें जो है तमिल भाषा बोलने वाले लोग आते हैं, जिसमें तमिलों में भी 2 प्रकार के लोग शामिल हैं। उसमें पहले जो है वो श्रीलंकाई तमिल है, यानी कि ऐसे लोग जो कि जन्म से ही श्रीलंका में मूल निवासी हैं, वहाँ के निवासी हैं और वो तमिल भाषा बोलते हैं, तो वो हो गए श्रीलंकाई तमिल। उनकी आबादी जो है इस 18% में 13% है, जबकि बाकी के जो 5% लोग हैं वो हिंदुस्तानी तमिल हैं। अब हिंदुस्तानी तमिल का मतलब क्या है? तो हिंदुस्तानी तमिल बोलने वाले ऐसे लोग हैं जो कि जब हमारे देश में ब्रिटिशों का शासन था, जब भारत इंग्लैंड का औपनिवेश था दोस्तों, तो उस समय जो है हमारे भारत से बहुत सारे ऐसे श्रमिकों को, ऐसे मजदूरों को जो है बागानों में काम करने के लिए भारत से ले जा करके वहाँ पे उनसे बागानों में काम करवाया जाता था। तो वही लोग जो वहाँ पे बस गए थे, छूट गए थे, उन्हीं की जो संतानें हैं वहाँ पे निवास करती हैं, तो वही लोगों को बोल दिया गया है कि हिंदुस्तानी तमिल है जो कि श्रीलंका में रहते हैं। बाकी के 7% लोग जो है ईसाई हैं। अब इन 7% ईसाइयों में भी कुछ लोग तमिल बोलते हैं, कुछ लोग सिंहली बोलते हैं। तो बाकी के बचे जो 1% है उसमें जो है अन्य भाषाई आधार पर जो भाषाई समूह है, जैसे कि मुस्लिम हो गए और क्या काम से और सारे जो समुदाय हैं वो सभी निवास करते हैं। तो ये हो गई हमारे श्रीलंका की समाज की जो जातीय बनावट, जिसमें जो है अल्पसंख्यक समूह जो है वो देख रहे हैं आप तमिल, ईसाई और अन्य भाषाई आधार पे जो भी समूह है वो है, जबकि श्रीलंका में जो बहुसंख्यक समूह है वो है सिंहली, जिनका कुल आबादी में हिस्सा जो है लगभग 74% के आसपास वो है। तो ये हो गया हमारे श्रीलंका, जो कि हमारा दक्षिण में स्थित जो पड़ोसी द्वीप समूह देश है उसकी जातीय बनावट की, वहाँ पे समाज में जातीय बनावट किस प्रकार से है, कौन कौन से समूह हैं जो कि वहाँ पे प्रमुख रूप से पाए। आइए अब हम समझते हैं कि जो श्रीलंका है वहाँ पे बहुसंख्यकवाद ने किस तरीके से गृह युद्ध को जन्म दिया। तो सबसे पहले हम देखा अभी कि श्रीलंका में जो बहुसंख्यक आबादी थी वो थी सिंहलियों की। तो अब हम समझते हैं थोड़ा श्रीलंका के बारे में। दरअसल श्रीलंका जब 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना, उसके बाद से वहाँ पे सिंहली समुदायों की जनसंख्या अधिक होने के कारण, जैसा कि हमने देखा, सिंहली समुदाय की जो आबादी थी कुल आबादी में 74% के आसपास जो थी इनकी कुल जनसंख्या थी। तो वहाँ पे सिंहली समुदाय जो था अपनी बहुसंख्या के आधार पर जो है कहीं कहीं अपनी बहुसंख्या के बल पर जो है वहाँ की शासन व्यवस्था पर या फिर बोल सकते हैं सत्ता पर जो है कहीं कहीं कब्जा जमाना, प्रभुत्व जमाना जो वो चाह रहा था। जिसके कारण क्या हुआ कि 1956 के दौरान जो है उन्होंने यानी सिंहलियों ने एक कानून बनाया जिसमें तमिल भाषा को नजरअंदाज करके, यानी कि तमिल के ऊपर किसी प्रकार का ध्यान न दे करके, जो सिंहली भाषा थी जो कि बहुसंख्यक आबादी की जो बोली जाने वाली भाषा थी सिंहली, उसको कहीं कहीं जो श्रीलंका की एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। तो जब केवल सिंहली समुदाय को राजभाषा घोषित किया गया तो इससे क्या हुआ कि जो तमिल समुदाय है उसे किसी भी प्रकार का जो संरक्षण या बढ़ावा जो है
वो संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से नहीं दिया गया। तो अब आप यहाँ पे ये भी कहेंगे कि सर जो राजभाषा है वो तो हमारे भारत में भी है, भारत की जो एकमात्र राजभाषा है वो हिंदी है ना। तो भारत में दोस्तों राजभाषा तो हिंदी को बनाया गया है, लेकिन साथ ही साथ जो बाकी की 21 और भी भाषाएं हैं उनको भी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करके सरकार के द्वारा कहीं कहीं उन्हें भी संरक्षण दिया जाता है, उन भाषाओं को भी बढ़ावा दिया जाता है उनके विकसित या फिर उनके प्रचार प्रसार के लिए। तो इसी तरीके से जो है श्रीलंका में इस प्रकार की चीजें न करके बल्कि केवल सिंहली भाषा को जो है वो वहाँ पे राजभाषा बनाया गया, बल्कि तमिल जो भाषाएं थी उन भाषाओं को नजरअंदाज किया गया, जिसके कारण क्या हुआ कि कुछ और भी ऐसे प्रावधान किए गए जिससे क्या काम से तमिलों के बीच जो है सरकार को लेकर के वो नाराजगी बढ़ती गई। जैसा यहाँ पे देखते हैं विश्वविद्यालयों में साथ ही साथ जो सरकारी नौकरियां होती थी इन सभी में सिंहली समुदाय से आने वाले जो लोग थे, सिंहली भाषाई लोगों को ज्यादा प्राथमिकता दी गई, तमिलों को एकदम नजरअंदाज किया गया। यानी कि अगर आप सिंहली भाषा बोलते हैं तो आपको विश्वविद्यालयों में सरकारी नौकरियों में आपको जो है वो प्राथमिकता दी जाएगी, आपको तमिलों से ऊपर रखा जाएगा। ठीक, इस प्रकार के प्रावधान जब किए गए तो कहीं कहीं तमिलों में जो नाराजगी है श्रीलंका सरकार के प्रति वो और ज्यादा बढ़ती है। अब ये नाराजगी और भी बढ़ेगी क्योंकि जो सिंहली समुदाय थे बहुसंख्यक लोग, उन्होंने 1956 के दौरान संविधान में बहुत सारे ऐसे कानून जो है वो बनाए जिससे कि कहीं कहीं तमिलों को एकदम नजरअंदाज किया गया, उन्हें क्या काम से बिल्कुल भी प्राथमिकता नहीं दी गई। तो यहाँ पे देखते हैं जो अगला नियम बनाया गया वो ये था कि सरकार के द्वारा जो वहाँ के बौद्ध मत थे उनको संरक्षण दिया गया, साथ ही साथ उन्हें सरकार के द्वारा बढ़ावा दिया गया। अब इसका मतलब ये है जो बौद्ध मतों को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया, इससे क्या होता था कि जो बौद्ध धर्म था वहाँ का, तो बौद्ध धर्म को ज्यादातर जो मानने वाले लोग थे वो सिंहली समुदाय से ही आते थे। इस वजह से कहीं कहीं धर्म के मामले में, नौकरियों के मामले में, विश्वविद्यालयों में, भाषाओं के मामले में हर जगह पर कहीं कहीं सिंहलियों को जो है वो बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी गई। क्या काम से तमिलों को बिल्कुल भी उन्हें प्राथमिकता नहीं दी गई, यानी उन्हें महत्व नहीं दिया गया। इस वजह से क्या हुआ, जो तमिल थे उनमें सरकार के प्रति या फिर वहाँ के श्रीलंका के शासन के प्रति जो गुस्सा था वो और बढ़ता गया। उन्हें ऐसा लगने लगा कि जो सरकार है श्रीलंका की वो तमिलों को यानी कि तमिल भाषा बोलने वाले लोगों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, उनके विकास के लिए क्या काम से किसी प्रकार की योजनाएं, किसी प्रकार के संवैधानिक प्रावधान जो है वो नहीं कर रही है। यानी कि कहीं कहीं उन्हें एकदम असहाय स्थिति में सरकार ने छोड़ रखा है। इस प्रकार की स्थितियां होने से फिर उसके बाद क्या हुआ, जब उनके बीच जो है गुस्सा बढ़ता गया शासन को लेकर के, प्रशासन को लेकर के, सरकार को लेकर के, तो कहीं कहीं उन्होंने अपने इस गुस्से को जाहिर करना शुरू किया। अब इससे होता क्या है कि जो बौद्ध धर्मावलंबी थे, बौद्ध धर्म के जो बड़े बड़े क्या काम से विद्वान व्यक्ति थे या लोग थे, और साथ ही साथ जो भी वहाँ की राजनीतिक पार्टियां थी वो तमिलों को लेकर के बहुत ज्यादा क्या काम से असंवेदनशील होती गई। असंवेदनशील का मतलब है कि कहीं कहीं जो तमिल समुदाय से लोग जो आते थे उनके अधिकारों को छीनना शुरू कर दिया, साथ ही साथ उनको जो अधिकार प्राप्त थे, शक्तियां प्राप्त थी, उन्हें छीनना शुरू कर दिया। क्या काम से समाज के एक वर्ग को यानी तमिलों को जो है कहीं कहीं नजरअंदाज किया जाने लगा, योजनाओं के मामले में, उनके विकास के मामले में, भाषा के मामले में, धर्म के मामले में, तो कहीं कहीं उन्हें दबाया जाने लगा, उनके ऊपर अत्याचार किया जाने लगा, उनका शोषण किया जाने लगा। इस प्रकार की स्थितियां जो है वहाँ पे की जाए। जब वहाँ की सरकार के द्वारा बहुत सारे 1956 के नियम के तहत बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए जिससे कि तमिलों को बिल्कुल भी नजरअंदाज किया गया, और साथ ही साथ जो भी सिंहली समुदाय के लोग थे उन्हें कहीं कहीं प्राथमिकता जो है तमिलों की अपेक्षा ज्यादा दी जाने लगी। इस वजह से उनमें किस प्रकार से बेगानापन बढ़ा, किस प्रकार से शासन के प्रति जो है वो गुस्सा बढ़ने लगा,
जिससे कि कहीं कहीं वहाँ पे जो सामुदायिक टकराव जो थे वो देखने को मिले, जिससे कि कहीं कहीं गृह युद्ध का जन्म जो है वो होता दिखाई देने लगा। अब जब दोस्तों सिंहलियों के द्वारा 1956 में बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए जिससे कहीं कहीं तमिलों को नज़रअंदाज किया गया, उनके साथ समान रूप से व्यवहार किया गया, उनके धर्म के मामले में, भाषा के मामले में, स्वतंत्रता के मामले में कहीं कहीं उनका शोषण किया गया, जिससे कि उनमें जो है नाराजगी सरकार को लेकर के, साथ ही साथ जो बहुसंख्यक आबादी थी यानी सिंहलियों को लेकर के, उनमें जो नाराजगी थी, गुस्सा था, वो बढ़ता गया। अब उस गुस्से के बढ़ने के बाद क्या होता है कि जो वहाँ की तमिल आबादी होती है उसमें इतना ज़्यादा गुस्सा होता है कि वो जो है दोस्तों अपने जीवन के लिए, अपनी स्वतंत्रता, भाषा और धर्म की बचाव के लिए कहीं कहीं अपने अधिकारों के लिए उन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया। अब सबसे पहले उन्होंने किया क्या, जो वहाँ के तमिल थे उन्होंने अपनी एक अलग राजनीतिक जो पार्टी थी उसका गठन किया। साथ ही साथ जो तमिलों, उन्होंने ये भी मांग की कि जो सरकार है वो वहाँ की सरकार से ये मांग रखी कि जो तमिल भाषा है, तमिल भाषा को भी श्रीलंका की जो राजभाषा है वो बनाई जाए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी अपनी मांगे रखी कि जो उनकी क्षेत्रीय स्वायत्तता है, यानी क्षेत्र में उन्हें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, फिर चाहे वो शिक्षा से जुड़ी हो, रोजगार से जुड़े किसी प्रकार के अवसर हो या धर्म से जुड़े उनके किसी प्रकार के मामले हों। तो इन तीनों प्रकार के, हर प्रकार की जो क्षेत्रीय स्वायत्तता है, क्षेत्रीय स्वतंत्रता है, उन्हें दी जाए। और साथ ही साथ कहीं कहीं जब इस प्रकार की मांगे जो है, अलग राजनीतिक पार्टियां बनाई गई, तमिलों को राजभाषा बनाने की मांग की गई, शिक्षा, रोजगार और क्षेत्रीय स्वतंत्रता यानी धर्म के मामले में जब स्वतंत्रता की मांग की गई दोस्तों, तो होता क्या है कि जो वहाँ की सिंहली समुदाय की जो सरकार थी उसके द्वारा इन मांगों को जो है, तमिलों की मांगों को अस्वीकार कर दिया जाता है। अब जब इन मांगों को अस्वीकार कर दिया गया तो होता क्या है कि 1980 के दशक में, यानी 1980 के आसपास जो है, श्रीलंका के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में जो भी तमिल निवास करते थे उन्होंने श्रीलंका में एक पार्टी बनाई जिसको हम स्वतंत्र तमिल ईलम जो है पार्टी कहते हैं। उन्होंने ये मांग की कि जो श्रीलंका का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है जहाँ पे तमिलों की संख्या जो है ज़्यादा है, उनकी वहाँ पे एक अलग से सरकार हो जो कि स्वतंत्र रूप से हो। साथ ही साथ क्या हो, इससे क्या होगा, जब उनकी एक स्वतंत्र सरकार होगी जो कि स्वतंत्र तमिल ईलम की सरकार होगी, तो उनकी मांगे जो है, उनके अधिकार, उनकी भाषाओं को लेकर के वहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, इस प्रकार की मांगे जो है वो करने लगे। साथ ही साथ इस प्रकार की मांग करने के साथ साथ उन्होंने बहुत सारी अनेक जो है राजनीतिक पार्टियां उसका भी गठन किया। अब इसके बाद क्या होता है, जब इस प्रकार की मांगे की जाने लगी, तमिलों के द्वारा मांग की जा रही थी, जबकि सिंहली सरकार के द्वारा जो है, सिंहली सरकार आप कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो बहुसंख्यक आबादी की सरकार थी जो कि केवल उनके हितों का संरक्षण कर रही थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि तमिलों के द्वारा जो मांगे की जा रही थी वो सिंहली सरकार के द्वारा या श्रीलंका सरकार के द्वारा वो अस्वीकार कर दी जा रही थी। तो इसके, अब जब सरकार के द्वारा उनकी मांगे अस्वीकार की जाती रही तो इसके बाद क्या हुआ कि जो सिंहली समुदाय है उसके बीच गुस्सा बढ़ता गया। सिंहली समुदाय और जो हमारा है ये तमिल समुदाय, इन दोनों समुदायों के मध्य जो है कहीं कहीं आपसी टकराव, भाषा को लेकर के, और क्या काम से धर्म को लेकर के, अधिकारों को लेकर के, सरकारी नौकरियों और विश्वविद्यालयों में जो क्या काम से समान रूप से व्यवहार या अधिकार नहीं मिले थे, उनको लेकर के कहीं कहीं इनके मध्य जो है आपसी टकराव जो है वो बढ़ता चला गया। अब ये आपसी टकराव जो है, एक ऐसा समय आया, ये आपसी टकराव इतने ज़्यादा इस बड़े स्तर पर बढ़ गया, इतने ज़्यादा जो है लड़ाई झगड़े, दंगे, अहिंसा, क्या काम से हिंसक जो आंदोलन थे वो इतने बड़े स्तर पर बढ़ते चले गए कि जो है पूरे श्रीलंका भर में इस प्रकार की जो हिंसक प्रवृत्ति वाले आंदोलन थे, जो टकराव थे, वो बढ़ते चले गए। इसके कारण जब पूरे श्रीलंका में इस प्रकार की स्थितियां बन गई, उसे ही कहा गया कि श्रीलंका में जो है वो गृह युद्ध जैसी स्थितियां चल रही हैं, यानी कि वहाँ के जो लोग हैं वो सरकार से नाराज होकर के पूरे
श्रीलंका भर में हिंसक आंदोलन जो है, हिंसक झड़प जो है वो करते दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति को जो है गृह युद्ध कहा गया। अब जब गृह युद्ध जैसी स्थितियां वहां पे बनी रही लंबे समय तक, उसके दौरान क्या हुआ कि वहां पे बहुत सारे लोग, लगभग हजारों लोग जो हैं वो मारे गए, और कुछ ऐसे लोग जो कि श्रीलंका के ही थे, श्रीलंका में ही वो शरणार्थी बन गए। अब जरा आप सोच सकते हैं कि गृह युद्ध कितनी खराब स्थिति हो सकती है कि श्रीलंका के लोग जो कि वहाँ के मूल निवासी हैं, उन्हें ही जो कि अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, गृह युद्ध जैसी स्थितियां बढ़ने के कारण उन्हें अपने ही देश में कहीं कहीं शरणार्थी के रूप में बसना पड़ा, यानी कि उन्हें अपनी जान बचा करके उन्हें वहां पे रहना पड़ा। इसके साथ ही साथ जब इस प्रकार चीजें लंबे समय तक चलती रही दोस्तों, तो आखिरकार 2009 वह साल आया जब श्रीलंका में जो है गृह युद्ध का जो है वो अंत हुआ। ठीक है, इस तरीके से हमने ये देखा कि जो क्या काम से श्रीलंका में जाति समूह किस प्रकार से थे, श्रीलंका में तमिलों यानी सिंहलियों की जो बहुसंख्यक आबादी थी, बहुसंख्यक आबादी होने के कारण श्रीलंका में किस प्रकार के जो संवैधानिक कदम जो है वो उठाए गए, जिससे कि कहीं कहीं तमिलों को नजरअंदाज किया गया, सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई तमिलों के मुकाबले हर क्षेत्र में। इसके कारण जो है तमिलों में जो है नाराजगी बढ़ती गई, जिससे कि कहीं कहीं जो आपसी टकराव जो है वो बड़े स्तर पे जन्म लेने लगे। तो जब आपसी टकराव बड़े स्तर पे जन्म लेने लगे तो इसके कारण कहीं कहीं यह टकराव इतने ज़्यादा बढ़ गए जो श्रीलंका में है वो गृह युद्ध जैसी स्थितियां जो है वो बन गई। इसीलिए ये दो एग्जाम्पल इसीलिए महत्वपूर्ण हैं। पहले एग्जाम्पल में हमने ये देखा कि बेल्जियम में किस तरीके से जो है अपनी आंतरिक विविधता को, भाषाई विविधता को संभालते हुए हर प्रकार के समुदाय को समान अवसर, समान अधिकार, समान शक्तियां जो है वो दी, जिससे कि कहीं कहीं बेल्जियम जो है वो एक बेहतर देश बन पाया, विकसित हो पाया। जबकि श्रीलंका ने ठीक इसके उलट किया। उसने क्या किया कि सभी समुदायों को, सभी भाषाई समुदायों को जो है समान अधिकार न दे करके कुछ विशेष यानी सिंहली समुदाय के लोगों को प्राथमिकता दी हर मामले में। इस वजह से वहां पे जो है सामाजिक टकराव की स्थिति बनी, और सामाजिक टकराव की स्थिति के कारण कहीं कहीं जो गृह युद्ध जैसी स्थितियां थी वो बन गई, जिससे कि कहीं कहीं जो श्रीलंका का विकास है वो भी रुका। वहाँ का समाज आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, यानी कि हर तरीके जो है कहीं कहीं वो पिछड़ गए। इसीलिए अब हम देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी जो है वो आखिर क्यों आवश्यक है किसी भी देश के, खासकर लोकतांत्रिक देश के लिए।